स्टार्ट करो। स्टार्ट है। हेलो स्टूडेंट्स, फिर से आपका स्वागत है लक्ष्य इंस्टीट्यूट तिलैर में। आइए आज फिर से आपको पहले ही चैप्टर का जो है अगला भाग जो एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 1 ही में दिए गए हैं, लेकिन कुमार मित्तल के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ये दोनों भाग पहले और दूसरे चैप्टर के रूप में दिए रखे हैं। ठीक है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इसमें हम वैद्युत फ्लक्स के बारे में सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है? प्लेन एंगल। प्लेन एंगल क्या होता है? जैसे आप लोग व्रत जानते होंगे। व्रत एक पिज्जा टाइप का होता है, आपने पिज्जा देखा होगा। इसमें से आप एक पीस निकालो, ये पीस निकालकर हमने यहाँ रख दिया। ठीक है, तो इस पीस को ही हम पता क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं लघु चाप। अब ये पीस क्या करेगा? इसके केंद्र पर यहाँ पर एक एंगल जो है ड्रॉ करेगा। अब बहुत ध्यान समझना, किसी वृत्त के लघु चाप द्वारा उसके केंद्र पर अंतरित कोण को ही हम क्या कहते हैं? समतल कोण कहते हैं। क्या हो जाएगा? किसी वृत्त के लघु चाप द्वारा, यानी कि ये वाला लघु चाप द्वारा उसके केंद्र पर अंतरित कोण को ही, बने कोण को ही हम क्या कहते हैं? समतल कोण कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाई थीटा। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? थीटा से। ठीक है। अच्छा, थीटा की वैल्यू भी होती है, वो अभी हम बताएंगे। आपने एक सूत्र सुना होगा, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या से। अच्छा, कोण क्या है हमारे पास? थीटा। ये जो चाप है ये हम मान लें ए बी। ए बी की जो दूरी है वो क्या मान लें हम? एस। तो चाप हमारे पास क्या हो जाएगा? ए बी। और जो त्रिज्या यानी कि रेडियस होती है वो क्या होती है? आर। तो ये हमारे पास हो जाएगा आर। यहाँ से अगर हम ए बी की वैल्यू लिखेंगे तो थीटा इज इक्वल टू एस अपॉन में आर। ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास किसकी? समतल कोण की। अच्छा, अगर ये लघु चाप है तो ये जो लघु चाप होगा उसे हम क्या कहेंगे? ds कहेंगे। लघु चाप द्वारा जो कोण बनता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम डी थीटा कहते हैं। एस क्या होती है? ये पूरी होती है, लेकिन ये छोटी सी दूरी क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी ds। अब इसका जो है मैटर समझाएं। जैसे हमारे पास ये पूरा क्षेत्र है, इसे हम क्या कहेंगे? a। अगर इसका छोटा सा टुकड़ा लेंगे तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं dA। ऐसे ही अगर ये पूरा भाग लेते तो ये हो जाता S, और अगर छोटा सा भाग ले रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा? ds। अच्छा, S होता क्या है? S को हम यहाँ पर परिधि मापते हैं। परिधि बराबर क्या होता है? आपने हाई स्कूल या 9th के मैथ में पढ़ा होगा, 2πr। समझे? अब ध्यान से समझना। ठीक, ये सारी चीज़ें केवल समझाने के लिए हैं, इसमें हम बहुत ध्यान समझेंगे। क्या करेंगे? मान। पहले इसकी डेफिनेशन लिख दें। किसी व्रत के लघु चाप द्वारा उसके केंद्र पर अंतरित कोण यानी बने कोण को क्या कहते हैं? समतल कोण कहते हैं। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे थीटा से प्रदर्शित करते हैं। इसे हमेशा काय में लिखते हैं? आपने सुना होगा, इसे सदैव, या इसे ऐसे लिख दें, इसे रेडियन में लिखा जाता है। अब हम चित्र के बारे में समझाएंगे, इसका मान क्या होता है थीटा का, वो भी समझना बड़े ध्यान से। वैसे आप अगर डायरेक्ट जो देखेंगे, जैसे ये है हमारे पास वृत्त है, यहाँ से अगर हम खींचेंगे कोई लाइन तो ये जो रेखा होती है ये यहाँ पर क्या बनता है? पाई क्या होता है? 180। तो ये भी क्या हो जाएगा? ये भी पाई।
तो टोटल जो थीटा की वैल्यू हो जाएगी पाई और पाई 2 पाई। इसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो थीटा की वैल्यू आनी चाहिए वो कितनी आनी चाहिए, 2 पाई आनी चाहिए। चलिए हम यही निकालते हैं। क्या करेंगे, माना स्मॉल आर त्रिज्या का एक क्या है, वृत्त है, जिसके लघु चाप ds द्वारा केंद्र पर बना कोण क्या है, d थीटा है। तब क्या हो जाएगा, तब कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या से। कोण क्या है हमारे पास, कोण है हमारे पास d थीटा और चाप है हमारे पास ds और त्रिज्या क्या है r। अच्छा ये देखिए, चाहे इतने से कोण के लिए लीजिए तब भी r यही रहेगा, चाहे इतने से कोण के लिए लीजिए तब भी रेडियस जो है यही रहेगी। अब हम क्या करेंगे, समाकलन करने पर जैसे हम समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगी d थीटा का इंटीग्रेशन और ये ds अपॉन में r का इंटीग्रेशन, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ठीक जिस प्रकार dx का जो समाकलन होता है वो x होता है, उसी प्रकार ds का जो समाकलन हो जाएगा वो भी s हो जाएगा। ऐसे ही d थीटा का जो समाकलन होगा वो भी क्या हो जाएगा, केवल थीटा हो जाएगा। तब हमारे पास जो d थीटा की वैल्यू आएगी इसके अकॉर्डिंग वो कितनी आएगी, थीटा, और इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, 1/r तो बाहर निकल जाएगा, हमारे पास केवल ds बचेगा, क्योंकि जिसके साथ r d नहीं होता है उसका समाकलन नहीं होता, उसे हम बाहर फेंक देते हैं, ठीक है। तो ये 1/r हो गया और ये क्या हो जाएगा s, जहाँ s क्या है, जहाँ s जो है वो है, यहाँ दिख रहा है, जहाँ s परिधि है और परिधि बराबर क्या होता है, 2 पाई r। तो इसलिए थीटा इज इक्वल टू 1/r, s इज 2 पाई r, r से r कैंसिल, देन थीटा इज 2 पाई, ठीक। तो प्लेन एंगल की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 2 पाई। बहुत ध्यान समझेंगे, इसकी परिभाषा फिर से सुन लिए, किसी वृत्त के लघु चाप द्वारा उसके केंद्र पर बने कोण को ही हम क्या कहते हैं, समतल कोण कहते हैं। चलिए इसी के आधार पर अब हमारे पास होगा घन कोण, जिसे हम क्या कहते हैं, सॉलिड एंगल। अब सॉलिड एंगल क्या होता है समझिए, पहले क्या था, पहले हमारे पास वृत्त था, अब की क्या है, हमारे पास एक कोई गोला है, जैसे गेंद टाइप की हो गई, ठीक है। अब गोले में हम क्या करें, एक जो है छोटा सा एरिया देखें। अच्छा ये पूरे का क्षेत्रफल अगर हम a माने, पूरे का पृष्ठीय जो क्षेत्रफल मानेंगे हम वो क्या मानेंगे, a। तो इसके छोटे से टुकड़े का क्षेत्रफल जो हम मानेंगे वो क्या मानेंगे, dA। इसे हम क्या कहते हैं, क्षेत्रफल अवयव। अवयव का मतलब क्या है, टुकड़ा, ठीक। तो इसके क्षेत्रफल अवयव द्वारा केंद्र पर बने कोण को ही, ये वाला जो पूरा कोण होता है ये वाला, इस कोण को ही हम क्या कहते हैं, घन कोण कहते हैं। अगर इसकी परिभाषा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर हम लिखेंगे किसी गोले के, यहाँ लघुचाप लिखा है, यहाँ क्या लिख देंगे, क्षेत्रफल अवयव द्वारा, क्षेत्रफल अवयव द्वारा उसके केंद्र पर अंतरित कोण को ही हम क्या कहते हैं, यहाँ पर घन कोण कहते हैं। इसे ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका जो मात्रक होता है या इसे जिसमें लिखते हैं वो हमेशा हम काय में लिखते हैं, रेडियन में लिखते हैं, ठीक। अच्छा मान लिया
आर त्रिज्या का या आर त्रिज्या की दूरी पर, आर त्रिज्या की यहां पर हमने क्या लिख दी, दूरी पर, यहां से ये पूरा मिटाना पड़ेगा, दूरी पर क्षेत्रफल अवयव dA है, जिसके द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण क्या होगा, डी ओमेगा, क्योंकि dA है तो डी ओमेगा, अगर पूरा A होता तो क्या होता, ओमेगा होता, लेकिन यहाँ पर क्या है, dA है तो डी ओमेगा। ठीक है, अब इसके लिए जो फार्मूला होता है वो है, तब इसके लिए जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, समझिए, इसके लिए जो फार्मूला होगा वो होगा डी ओमेगा बराबर, ये क्या होता है, ये होता है क्षेत्रफल अवयव यानी कि dA और बटे में त्रिज्या का स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पर क्या है हमारे पास, डी ओमेगा है, यहाँ पर क्या हो जाएगा A और यहाँ पर क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, क्यों, त्रिज्या हमारे पास क्या है आर, त्रिज्या ये वाली यहाँ से भी ली जाती है और ये यहाँ से भी ली जाती है। ठीक, अब हम समाकलन करेंगे तो समाकलन में क्या हो जाएगा, यहाँ डी ओमेगा हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा A हो जाएगा और नीचे क्या है हमारे पास A स्क्वायर। जिस प्रकार ये सब चीज़ें होती हैं उसी प्रकार हमारे पास डी ओमेगा के स्थान पर क्या आ जाएगा, केवल ओमेगा, और ये 1/r स्क्वायर इसे हम बाहर निकाल ही लेंगे, यहाँ पर dA है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा dA, तो हमारे पास ओमेगा बराबर 1/r स्क्वायर और s की जगह पर हमें क्या लेना है A, जहाँ s क्या है, s क्या है पृष्ठीय क्षेत्रफल। अच्छा, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 4πr स्क्वायर होता है। यहाँ अच्छा देखिए, यहाँ पर r स्क्वायर है और यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा 4πr स्क्वायर, तो r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हो गए, यहाँ पर हमारे पास ओमेगा बराबर कितना आ गया 4π। ठीक है, ये हमारे पास घनकोण की वैल्यू हो गई। देखिए थोड़ा बहुत चेंज करना होगा लेकिन बाकी की सारी चीज़ें जो है इसमें यही रहेंगी। ठीक, चलिए अगली जो हेडिंग रहेगी हमारे पास क्षेत्रफल सदिश। क्षेत्रफल सदिश समझ लेंगे इससे पहले, उसके बाद चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ये केवल छोटी छोटी जानकारी हैं जो आपको 11वें में पढ़ाई जाती हैं। क्या है क्षेत्रफल सदिश, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं एरिया वेक्टर। ठीक, सबसे पहले आपको पता होगा क्षेत्रफल कैसी राशि है, अदिश राशि है, लेकिन जो वैद्युतिकी होती है, इलेक्ट्रिक होती है, उसमें इसे हम कौन सी राशि मानते हैं, सदिश राशि मानते हैं। और इसकी जो दिशा होती है वो कहाँ होती है, जैसे मान लिया ये हमारे पास कोई पृष्ठ है, इसके क्षेत्रफल सदिश की जो दिशा होगी वो हमेशा इसके लंबवत होगी। कहाँ होगी, परपेंडिकुलर ऑन द सरफेस। जैसे हमारे पास ये है, मोबाइल है हमारे पास, ये इसका क्षेत्रफल है, मोबाइल इसका क्षेत्रफल है, तो इसका क्षेत्रफल सदिश किधर की ओर होगा, अगर हमने इसका मुंह इस तरफ कर दिया तो इसका क्षेत्रफल सदिश किधर की ओर होगा, इधर की ओर। अगर हम इसका मुंह आपकी तरफ कर दें ऐसे, तो इसका क्षेत्रफल सदिश किधर की ओर होगा, आपके मुंह की ओर। अगर हमने ऐसे कर दिया तो इसका क्षेत्रफल सदिश हमारी ओर। ठीक, इसकी दिशा हमेशा कहाँ की ओर होती है, इस पृष्ठ के लंबवत, परपेंडिकुलर ऑन द सरफेस। तो हम यहाँ परिभाषा लिख रहे हैं इसकी, क्या है, क्या है, क्षेत्रफल एक कैसी राशि है, अदिश राशि है, किंतु वैद्युतिकी में इसे
सदिश माना गया है, सदिश माना गया है। ठीक है, इसकी दिशा हमेशा कहाँ होती है? पृष्ठ के लंबवत होती है, पृष्ठ के लंबवत होती है। इसे हम प्रदर्शित अगर करेंगे तो कैसे करेंगे? इसे वेक्टर ए से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। ये होता क्या? ये होता है a इंटू, जहां a क्या है? ये पृष्ठ का क्षेत्रफल है, और n कैरेट या a कैरेट, ये पता क्या है? ये जो है एकांक क्षेत्रफल, यानी कि हमेशा इसका मान क्या होता है? एक होता है, एक होता है। 11 में पढ़ाया होगा ऐसे, जो पड़ी रेखा होती है उसे हम x अक्ष कहते हैं, और जो खड़ी रेखा होती है उसे हम y अक्ष कहते हैं। और इस पर जो परपेंडिकुलर होती है इधर की ओर, बना नहीं सकते लेकिन आप समझिए, इसे बना नहीं सकते तो ये हम ऐसे बना दे रहे हैं, ठीक है, z अक्ष। इसका जो x अक्ष का जो इकाई सदिश होता है वो क्या होता है? आई कैप, जैसे आई कैप बोलते हो आप, वो होता है दरअसल आई कैरेट। और जो y का इकाई सदिश होता है वो क्या होता है? जे कैरेट। और जो z का होता है वो क्या होता है? के कैरेट। ये आपने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है। चलिए, ये केवल जानकारी थी और इसे याद करने की जरूरत नहीं है। अगली चीज समझें। सबसे पहले हम आपको पढ़ाएंगे गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय से एक टॉपिक जो है जरूर आता है बोर्ड परीक्षा में, तो यहाँ पर जो भी इससे रिलेटेड चीज़ें पढ़ेंगे वो बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। गॉस की प्रमेय यानी कि गॉसेस थ्योरम, ये क्या होती है? मान लीजिए हमारे पास ये बंद पृष्ठ है, ठीक, इसमें जो आवेश होगा वो क्या होगा? Q होगा, ठीक। तो ये जो होता है वो क्या होता है? ये होता है वैद्युत फ्लक्स। ये क्या होता है? वैद्युत फ्लक्स। चलिए, अच्छा, पहले वैद्युत फ्लक्स समझ लेते हैं, उसके बाद गॉस की प्रमेय समझाएं। हेडिंग तो ये पहले ही है, लेकिन हम पहले वैद्युत फ्लक्स समझा रहे हैं, ठीक। वैद्युत फ्लक्स क्या होता है? वैद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये क्या होता है? हमने आपको बताया था एक जगह प्लस है और एक जगह माइनस है, तो यहाँ से जो वैद्युत बल रेखाएं होंगी वो प्लस से माइनस की ओर ऐसे जाएंगी, ऐसे। ये बताया होगा, शायद याद हो आपको, ये ऐसे, ठीक। इस तरफ भी ऐसे ही, नीचे ऐसे ही रेखा बना लेना, ठीक। अब मान लिया ये काल्पनिक होता है, ये हमें दिखाई नहीं देता है। इस काल्पनिक वैद्युत क्षेत्र में हम कोई पृष्ठ रख दें ऐसे करके, ये हमने पृष्ठ रख दिया, तो ये जो बल रेखाएं हैं वो इसके बीच से होकर गुजरेंगी, ऐसे यहाँ से प्लस से जाएंगी और माइनस की ओर ऐसे निकलेंगी। जब किसी काल्पनिक वैद्युत क्षेत्र में कोई पृष्ठ रख दिया जाता है तो इस पृष्ठ से होकर गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को ही हम क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। समझ गए? क्या है? किसी काल्पनिक वैद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को ही हम क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। जैसे मान लिया हमने ये मोबाइल यहाँ रख दिया वैद्युत क्षेत्र में, तो इसमें से आपको दिखाई दे रही होंगी कितनी रेखाएं गुजर रही हैं? 1 2 3 4 गुजर रही हैं, और ये बाहर है। तो वैद्युत फ्लक्स केवल किसके लिए गिना जाएगा? केवल इन 4 रेखाओं के लिए गिना जाएगा, ठीक है। तो इसकी परिभाषा
याद हो गई होगी, क्या हो जाएगी? लिखे देना, क्या है? किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली लंबवत, ये जरूर लगाना, लंबवत बल रेखाओं की संख्या, बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे फाई ई, ये जो चिन्ह होता है फाई, और यहाँ पर ई किसके लिए डिनोट करता है? क्योंकि ये वैद्युत के बारे में बता रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रिक, इसलिए फाई ई से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। ये होता क्या है? ये जो वैद्युत फ्लक्स है, वैद्युत फ्लक्स जो होता है कैसी राशि? अदिश राशि है। यह वैद्युत क्षेत्र के सदिश यानी कि वेक्टर ई तथा क्षेत्रफल सदिश यानी कि वेक्टर ए के अदिश गुणन। अदिश गुणन क्या होता है? ई और ए के बीच में डॉट, ये अदिश गुणन होता है। अदिश गुणन के ऐसा होता है, बराबर होता है। ठीक, वैद्युत फ्लक्स कैसी राशि है? अदिश राशि है। वैद्युत फ्लक्स अदिश राशि है। ये किसके बराबर होता है? ये वैद्युत क्षेत्र के सदिश यानी कि वेक्टर ई तथा क्षेत्रफल सदिश यानी कि वेक्टर ए के अदिश गुणन के बराबर होता है। ठीक, इसके बाद यहाँ देखेंगे, यहाँ पर देखिए, आपने 11th में पढ़ा होगा ए डॉट बी, ये क्या होता था? ये होता था ए बी कॉस थीटा। तो इसलिए ई डॉट ए ये क्या हो जाएगा? इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? ई डॉट ए कॉस थीटा। ठीक है, ठीक, तब हमारे पास जो फाई ई की जो वैल्यू आ जाएगी, इसके पर क्या आ जाएगी? ई ए कॉस थीटा। ये वैल्यू कब आएगी? ये वैल्यू तब आती है उपरोक्त मान वैद्युत क्षेत्र तथा क्षेत्रफल सदिश के मध्य बने कोण थीटा से क्या होता है? प्राप्त होता है। ये हमारे पास क्या है? इधर दिख रहा है? नहीं, ये है हमारे पास वैद्युत क्षेत्र। ठीक, ई वेक्टर, ये जो है चित्र है इसका अलग से बनाएंगे। और इसका जो क्षेत्रफल सदिश होगा, मान लिया हमने ये पृष्ठ ऐसे थोड़ा लिटा कर रख दिया ऐसे करके, तो इसका जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो कहाँ की ओर होगा? इधर की ओर। ये हो गया क्षेत्रफल सदिश। इसके बीच में जो कोण बन रहा है ये वाला थीटा बन रहा है, तो यही थीटा यहाँ पर प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास वैद्युत फ्लक्स। कोई समस्या?
अब समझिए, इसका ये फार्मूला याद रखना, ये कब फार्मूला आएगा, जब थीटा कोण पर। अगली चीज समझिए, इसका मात्रक सबसे पहले समझेंगे, क्योंकि बहुविकल्पीय में इसका मात्रक एक बार नहीं कई बार पूछा जा चुका है। बहुत बार पूछा जाए, क्या है वैद्युत फ्लक्स यानी कि फाई ई का मात्रक क्या क्या हो सकता है वो समझो। सूत्र हमारे पास क्या है, फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट ए। तो हमें क्या काय का मात्रक पता होना चाहिए, ई का मात्रक पता होना चाहिए और वेक्टर ए का मात्रक पता होना चाहिए, यही तो दोनों चीजें होंगी। अच्छा, पहला हम मात्रक हम बता रहे हैं आपको, ठीक। F बराबर Q इंटू ई आपने पढ़ा है, E बराबर क्या हो जाएगा F अपॉन में Q। ये क्या है, बल है, और बल का मात्रक क्या होता है हमारे पास, बल का मात्रक होता है हमारे पास न्यूटन, और बटे में क्या है आवेश है, आवेश का मात्रक हमारे पास क्या होता है कूलम, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, एक चीज हमारे पास है ए क्या है एरिया, एरिया मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई को भी हम मीटर में मापते हैं, चौड़ाई को भी मीटर में, तो इसका जो मात्रक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो इसका जो पहला मात्रक हो गया वो क्या हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, पहला मात्रक। दूसरा मात्रक देखिए, ये आपको अगले चैप्टर में पढ़ाया जाएगा, E बराबर V अपॉन एल होता है। V क्या है विभव है, और ये क्या है लंबाई है। तो विभव का मात्रक हमेशा याद रखना, ये क्या होता है वोल्ट, और लंबाई क्या है, लंबाई को मीटर में मापा जाता है। अच्छा, एरिया जो है वो तो मीटर स्क्वायर है ही हमारे पास, तो मीटर से मीटर कैंसिल, तो यहाँ हमारे पास बचेगा वोल्ट इंटू मीटर, चाहे तो क्रॉस लगा दो कोई दिक्कत नहीं। तीसरा एक और बता दें मात्रक आपको, तीसरा आपको जो मात्रक बताएंगे उसका तरीका दूसरा है थोड़ा, विमाओं के आधार पर। क्या है फाई ई की हमें क्या निकालनी होगी पहले विमा, तो हमारे पास किसकी विमा पता होनी चाहिए ई की विमा और फिर ए की विमा। ए की विमा निकालने के लिए हम इसी से देखो निकाल लें, न्यूटन, न्यूटन क्या है बल, बल की विमा क्या होती है mlt माइनस 2। ये क्या है कूलाम, कूलाम की जो विमा होती है वो क्या हो जाएगी at। ये क्या है मीटर स्क्वायर यानी कि L2। अगर हम इसे सही से लिखेंगे तो m ऐसे ही रहेगा, L एक ये है, दो ये है, तो L की घात क्या हो जाएगी 3, T माइनस का 2 ये है, T एक ऊपर जाएगा माइनस का 1, तो माइनस के 2 में माइनस का 1 जोड़ोगे तो माइनस का 3 हो जाएगा, तो माइनस का 3 हो गया। ये a की पावर 1 मानो, ये जब ऊपर ले जाएंगे तो a की पावर -1 हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग तीसरा मात्रक लिखेंगे, वो क्या लिखेंगे समझो ध्यान से। m क्या है मास, मास मतलब द्रव्यमान, द्रव्यमान मतलब किलोग्राम। l क्या है लेंथ, लेंथ मतलब मीटर, तो मीटर क्यूब हो जाएगा। t फॉर मतलब टाइम, टाइम ये प्रति में आ जाएगा, क्योंकि जो माइनस की वैल्यू होती है वो कहाँ आ जाती है हमेशा बटे में, तो ये सेकेंड की घात 3 और एम्पियर। इसे हम पढ़ेंगे कैसे, ऐसे नहीं पढ़ेंगे किलोग्राम मीटर क्यूब पर सेकेंड क्यूब इंटू एम्पियर, इंटू नहीं, यहाँ पर भी पर लगाएंगे और यहाँ पर भी पर बोलेंगे यानी प्रति बोलेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास वैद्युत फ्लक्स के 3 मात्रक मिल गए, तीनों याद करना। फिलहाल ये दोनों तो पक्के याद करने, याद कहाँ करने होते हैं निकालने होते हैं, ठीक है। अच्छा, वैद्युत फ्लक्स प्लस का भी हो सकता है माइनस का भी हो सकता है, ये केवल हम समझा दें आपको, लेकिन जो है बताएंगे नहीं, ठीक है। जैसे हमारे पास ये एरिया है, प्लस क्या कहता है वैद्युत क्षेत्र से कि हमसे तुम दूर चले जाओ, प्लस क्या कहता है हमसे तुम दूर चले जाओ।
माइनस क्या कहता है कि तुम हमारे पास चले आओ वैद्युत क्षेत्र से, ठीक। यानी प्लस हमेशा वैद्युत क्षेत्र से नाराज रहता है और ये जो है खुश रहता है। अब अगर यहाँ पर हम वैद्युत क्षेत्र के बीच में कोई पृष्ठ रख देते हैं तो ये बल रेखाएं इधर को जाती हैं, इधर को ऐसे ही जाती हैं और इधर से निकलती हैं ऐसे करके। तो ऐसा यहाँ पर क्या हुआ होगा जिससे यहाँ पर ये वैद्युत क्षेत्र को अपनी ओर बुला रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा होगा, यहाँ पर माइनस हो रहा होगा। तो यहाँ पर जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, ऋणात्मक फ्लक्स होगा। ये क्या होगा, ऋणात्मक फ्लक्स। और वैद्युत क्षेत्र हमेशा जब दूर जाता है तो वो हमेशा कहाँ से जाता है, प्लस से। तो पृष्ठ के इस ओर क्या हुआ होगा, प्लस हुआ होगा, तभी तो ये दूर जा रही। तो यहाँ पर जो फ्लक्स होगा वो काय का हो जाएगा, प्लस का। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे धनात्मक फ्लक्स। तो आप बोलेंगे कि फ्लक्स जो है धनात्मक और ऋणात्मक कुछ भी हो सकता है। अगर वैद्युत बल रेखाएं अंदर की ओर जाएं तो ऋणात्मक फ्लक्स, और वैद्युत बल रेखाएं अगर बाहर की ओर निकलें तो धनात्मक फ्लक्स, ठीक है। अगली चीज, अब आएंगे हम गॉस की प्रमेय के ऊपर। गॉसेस यानी कि गॉस चाहे ऐसे लिखा हो या ऐसे लिखा हो, कोई दिक्कत नहीं, कि प्रमेय बहुत सरल है। देखिए ये कोई बंद पृष्ठ है, इसमें क्या होते हैं, आवेश होते हैं। क्या होते हैं, आवेश। दुनिया की हर चीज में आवेश होते हैं। अब देखिए हमारे हाथ की तरफ देखना, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से बद्ध आवेश का, किसका, आवेश का 1/ε0 गुना होता है, ठीक। 1/ε0 गुना होता है। यही गॉस के प्रमेय है। और ध्यान से फिर से, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से बद्ध आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यही क्या है, यही गॉस की प्रमेय है। अगर हम यहाँ पर का की जगह पर गुणा का निशान लगाएं, 1/ε0 पाएं, तो यहाँ फाई ई बराबर क्यू अपॉन में ε0, यही इसका फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी परिभाषा अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, देखिए कहाँ लिख दें, यहाँ लिख दें, चलिए ठीक। क्या है, किसी बंद पृष्ठ से, बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से बद्ध। ये शब्द क्या है, बद्ध। इसका मतलब ये है इस पृष्ठ के अंदर हो चाहे बाहर चिपके हों सारे आवेश, ठीक है, उस पृष्ठ से बद्ध आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यही क्या है, यही गॉस की प्रमेय है। अर्थात इसके बाद यहाँ लिख दो, अर्थात जो फाई ई होता है वो आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यही गॉस की क्या है, यही गॉस की प्रमेय है, ठीक।
हो गई। आपसे कभी कभी ये पूछ लेता है कि गॉस की प्रमेय को सत्यापित कीजिए। चलिए गॉस की प्रमेय का सत्यापन करते हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं गॉस की प्रमेय का सत्यापन। गॉस की प्रमेय का सत्यापन। दिख रहा? क्या सिद्ध करेंगे? ये सिद्ध करेंगे, ये डिब्बे में बंद है। चलिए, एक हमने ऐसे ही कोई पृष्ठ बना लिया, पता नहीं कैसा। इसका ये केंद्र है O, यहाँ पर हमने क्या रख दिया, कोई +q आवेश रख दिया। इसका अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल हम देखेंगे तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? A हो जाएगा। लेकिन इसका अगर हम क्षेत्रफल सदिश देखेंगे, क्षेत्रफल अवयव देखेंगे, तो क्षेत्रफल अवयव क्या हो जाएगा? ये इतना सा क्षेत्रफल अवयव हम माने ले रहे हैं। ये क्या है? क्षेत्रफल अवयव, बाद में बताएंगे। इसके केंद्र से r दूरी पर स्थित कोई क्या है? बिंदु P। कितनी दूरी पर? r दूरी पर। अब हमने बताया था जो क्षेत्रफल सदिश की जो दिशा होती है वो कहाँ होती है? मान लिया ये पृष्ठ हमारा ऐसे बना है, यहाँ पर बना है, तो इसकी क्षेत्रफल सदिश ऐसे ही दिशा हो, तो इसकी दिशा कहाँ की ओर होगी? कहाँ की? DA की, क्योंकि हमारे पास ये पूरा एरिया नहीं है, ये क्या है? क्षेत्रफल अवयव है, तभी हम DA का मान ले रहे हैं। अच्छा, +q आवेश है। +q आवेश क्या कहता है? वैद्युत क्षेत्र हमसे दूर चला जाए। मान लिया ये वैद्युत क्षेत्र दूर जा रहा है, किस कोण पर जा रहा है? थीटा कोण पर जा रहा है। ठीक, माना उना लिखा दे रहे हैं। इसका क्या है? माना किसी पृष्ठ के केंद्र पर, कहाँ पर? केंद्र पर +q आवेश रखा है, जिसके क्षेत्रफल अवयव DA से होकर गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो क्या हो जाएगा? d फाई e, इंटू में E इंटू DA। बात समझो, हमने फाई E पढ़ाया तो E इंटू A आया। अब हम d फाई E पढ़ा रहे हैं तो E इंटू DA आएगा। अब तुम कहोगे E क्यों नहीं बदला? अब चाहे इतने बड़े तार से करंट खाओ, चाहे इतने बड़े तार से करंट खाओ, करंट तो उतना ही लगेगा। करंट में थोड़ी अदला बदली हो जाएगी, करंट तो बराबर ही लगे, बस एरिया बढ़ जाएगा। ठीक है, ये याद रखना। तो हमारे पास क्या है? माना किसी पृष्ठ के केंद्र पर +q आवेश रखा है, जिसके क्षेत्रफल अवयव DA की बात हो रही है तो d फाई E लगेगा, स्वाभाविक बात है। से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, समझो। इधर थोड़ा यहाँ बढ़ा दें, इधर d फाई E इंटू DA। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? वेक्टर हटाएंगे और cos थीटा लगाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा होगा कभी धोखे से कि A डॉट B क्या होता है? AB cos थीटा। तो इसलिए E इंटू DA ये क्या हो जाएगा? EDA cos
थीटा, इसलिए ये हो सकता है। ठीक है, अब हम ये बार बार नहीं बताएंगे, याद रखना अपना, या लिख के रखना। अब हम क्या करेंगे, संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स फाई ई के लिए हम क्या कर देंगे, हम जो है फाई ई की वैल्यू अगर निकालना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, डी फाई ई का समाकलन करना होगा। और डी फाई ई की वैल्यू हमारे पास ये रही, ये हम मान रख दें। चलो, ई इंटू डी ए और फिर कॉज थीटा, जिसके साथ ई नहीं, डी नहीं है, उसे हम बाहर निकाल देंगे। इनसे कहो कि तुम बाहर निकल जाओ। डी ए कॉस थीटा तो एक एंगल बता रहा है, इससे हमें कोई मतलब नहीं। ठीक है, याद रखना। अब आपको पता है, परंतु बिंदु आवेश Q के कारण वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो E बराबर, याद करो हमने बताई थी आपको, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q में r²। तब हमारे पास जो फाई ई की जो वैल्यू आ जाएगी वो यहाँ पर ई की जगह पर हम क्या रखेंगे, ये वाली वैल्यू लिख देंगे। तो फाई ई, सही से बनाओ, फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, ई की जगह पर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q में r², और हमारे पास पड़ोसी कौन है, डी ए कॉस थीटा। अब एक काम करो, फाई ई बराबर ये Q और बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रख दो, ऐसे ही हमारे पास डी ए कॉस थीटा और बटे में r² रख दिया गया। ठीक है, ध्यान से देखना, नीचे है जगह। अब अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि डी ओमेगा बराबर क्या होता है, डी ए अपॉन में r²। अगर यहाँ पर कॉस थीटा हो जाएगा फिर भी आपको कोई तकलीफ नहीं। अगर हम यहाँ पर इसका समाकलन कर दें, ये और ये हमारे पास क्या आया था, ओमेगा आया था, ओमेगा की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, 4 पाई। तो अगर हम इस पूरे के इस जगह पर ये 4 पाई रख दें, कोई परेशानी नहीं। तो हमारे पास जो फाई ई की जो वैल्यू आएगी वो Q में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और गुणा में हम क्या रख देंगे, इस पूरे की जगह पर 4 पाई। अच्छा, 4 पाई से 4 पाई चल बसे, क्या बचे, फाई ई बराबर Q में एप्सिलॉन नॉट। याद करो, हमने यही तो गॉस की प्रमेय बताई थी, यही गॉस की प्रमेय है, बस हो गया, कोई दिक्कत। अब गॉस की प्रमेय के 7 अनुप्रयोग हैं जिनमें हम आपको बताएंगे कि कितने इंपॉर्टेंट हैं और कितने आपको पढ़ने हैं। कितने ये लंबे, बस तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी के इसके अनुप्रयोग जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको एक एक करके जो है बताएंगे। थैंक यू।